Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. Students, अब तक आप मूवमेंट्स के हवाले से बहुत सी कैलकुलेशंस कर चुके हैं। मूवमेंट्स के हवाले से आपने उनकी टाइप्स को देखा और मूवमेंट्स की रेशोज़ को भी डिस्कस किया। मूवमेंट्स रेशोज़ के हवाले से आपने बीटा 1 यानी B1 स्क्वायर रूट और B2 दोनों के फार्मूलाज को भी पिछले लेक्चर में अंडरस्टैंड किया और ये देखा कि बीटा 1 या B1 स्क्वायर रूट और बीटा 2 या B2 जो है वो कहाँ और किस तरह हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम मूवमेंट्स के हवाले से कुछ कैलकुलेशंस करेंगे और क्वेश्चंस में देखेंगे कि हमने मूवमेंट्स के क्वेश्चंस को किस अंदाज में सॉल्व करना है। तो चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम अपने मूवमेंट्स के क्वेश्चंस को किस तरह रीड करेंगे और किस तरह स्पेसिफिक फार्मूलाज को यूज करते हुए हम उनकी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करेंगे। तो चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं। देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस सेशन है। क्वेश्चन नंबर 1 हम इसको सॉल्व करने लगे। कैलकुलेट फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है आपने कि फर्स्ट 4 मूवमेंट्स हैं जी, फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन, ये दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है इसके अंदर, यानी 4 मूवमेंट्स तो कैलकुलेट करने हैं लेकिन किसके हवाले से, अबाउट मीन, यानी मीन के फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अब आपने यहां पर कैलकुलेट करने फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ एग्जामिनेशन मार्क्स, और कुछ इसमें वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, कौन कौन सी हैं जी? 45, 32, 37, 46, 39, 36 एंड 41। यानी आपको x वैल्यूज, जो डेटा वैल्यूज थी वो यहां पर मेंशन्ड है। कौन कौन सी? यहां पे देखिए जो डेटा में है, मैंने इस तरह इसको कॉलम फॉर्म में लिख लिया। 45, 32, 37, 46, 39, 36 एंड 41, जिस तरह आपको यहां पर गिवन थी। अच्छा, यहां बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो समझने वाली है। आपको एक बात तो ये ख्याल रखनी है कि कितने मूवमेंट्स कैलकुलेट करने, दूसरी बात कि वो मूवमेंट्स कहां से फाइंड करने, अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू या अबाउट मीन। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना वो उसका एरिया है जहां पे आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग को बिल्टअप करना है। सो अबाउट मीन आपने कैलकुलेट करने हैं। क्लियर होगी बात? अब अबाउट मीन के हवाले से हमारे पास कुछ जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं कि आप जब भी अबाउट मीन मूवमेंट्स को कैलकुलेट करते हैं तो इसका मतलब है आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो मीन के हवाले से, यानी आपने अरिथमेटिक मीन जो है वो कैलकुलेट करना है इन वैल्यूज का और वहां से उसकी डेविएशंस को कंट्रोल करना है और उनकी वैल्यूज को देखना है। सो जब आप x को लिख लें तो उसके बाद जो पहला आपका टास्क है वो है x बार की कैलकुलेशन। ठीक है, आप कैलकुलेटर अपने हाथ में रखें, कैलकुलेशंस को जैसे जैसे मैं परफॉर्म कर रहा हूं मैं थोड़ा सा स्लोली करूंगा ताकि आप भी मेरे साथ साथ इसको वेरीफाई करते रहें और देखें कि किस तरह इसके आंसर जो हैं वो आ रहे हैं, ताकि जब आप घर में इसको दोबारा सॉल्व करें कोई और क्वेश्चन तो आपको उसकी कैलकुलेशन के हवाले से आइडिया हो जाए। तो देखिए यहां पर चूंकि टेबल कंप्लीट है तो मैं साइड पर आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूं कि एक्स बार को हम जब देखेंगे तो एक्स बार की कैलकुलेशन क्या होगी। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। ठीक है जी, अब सिग्मा एक्स ओवर एन का मतलब है कि ये जो एक्स की वैल्यूज आपको गिवन है आपने इसका सम कर लेना। ठीक है, तो अपना कैलकुलेटर निकालिए, मैं अपना कैलकुलेटर देखता हूं और इसको हम परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। 45 प्लस 32 प्लस 37 प्लस 46 प्लस 39 प्लस 36 प्लस 41, तो आपके पास जो आंसर आ गया है वो है 276। 276 डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यूज हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज हैं जी। आप 7 पर इसको डिवाइड कर देंगे और देखिए जी आंसर क्या आता है डिवाइडेड बाय 7, तो 39.43। 39.43। यहां पर मैं इसको इस तरह ताकि टेबल आपका क्लियर रहे, 39.43, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स बार, जहां से आपको आगे
फर्दर प्रोसीडिंग्स करनी है, ठीक है। अब जब फर्स्ट 4 मोमेंट्स निकालने तो ऑब्वियसली पावर 4 तक आपने जाना है, जो मोमेंट्स की डेफिनेशन के हवाले से बात हो रही है। तो फर्स्ट देखिए x आपने कैलकुलेट कर लिया, तो सेकंड कॉलम क्या होगा, x माइनस एक्स बार। उसके बाद थर्ड जो आपका कॉलम होगा x माइनस एक्स बार स्क्वायर, क्योंकि यहां फर्स्ट है तो ये सेकंड होगी। उसके बाद x माइनस एक्स बार की पावर क्यूब और x माइनस एक्स बार की पावर 4। अच्छा, यहां पर एक चीज बड़ी अहम है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कॉलम वाइज कैलकुलेशंस कंप्लीट कर लेते हैं। यानी अगर मैंने इस कॉलम को परफॉर्म करना है तो मैं कैलकुलेटर पे क्या करूंगा, 45 फर्स्ट वैल्यू है x की, उसमें से 39.43 माइनस करूंगा, यहां लिख दूंगा 45 के सामने। उसके बाद सेकंड वैल्यू है 32, इस 32 को मैं माइनस करूंगा 39.43, तो मैं उसके सामने लिखता जाऊंगा। इस तरह मैं कॉलम वाइज कैलकुलेशंस जो है वो कंप्लीट कर लूंगा। ओके, नो प्रॉब्लम। फिर आप क्या करें, इस वैल्यू को पकड़ें और उसका स्क्वायर करके यहां लिख दें, नो प्रॉब्लम। फिर सेकंड वैल्यू को पकड़ें, स्क्वायर करें। इस तरह आप कॉलम वाइज कैलकुलेशंस करते जाएं। आज मैं आपको जो मेथड डिस्कस कर रहा हूं उससे ना सिर्फ आपका टाइम सेव होगा, बल्कि आपकी जो टाइटनेस है वो भी जरा कंट्रोल हो जाएगी। आप थक जाते हैं क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं, तो काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, बड़ा हेक्टिक हो गया जी। तो आज थोड़ा सा हम इसको डिफरेंट एंगल से देखेंगे कि आप किस तरह रो वाइज अपनी कैलकुलेशंस को करते हुए किस तरह आप इजी हो सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट वैल्यू है 45, तो मैं 45 माइनस 39.43, आंसर आ गया 5.57। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं इसका आंसर 5.57। क्लियर हो के बात। अब मैं इसी का कैलकुलेटर पर लिखा हुआ है 5.57, इसी का मैं स्क्वायर कर लेता हूं, तो मेरे पास आंसर आ जाता है 31.03। ठीक हो गया जी। अब इसी आंसर का, यानी ये जो मैंने उसको 5.57 का स्क्वायर किया तो ये आंसर आ गया ना। अब मुझे क्या करना है कि x में से x बार को माइनस करने के बाद उसका क्यूब लेना है। तो मैं, चूंकि ये स्क्वायर था, अब क्यूब लेने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मुझे इस वैल्यू से मैं वापस मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी जो आंसर मेरे पास कैलकुलेटर पर लिखा हुआ है मैं क्या करूंगा कि इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं, जरा गौर कीजिएगा कि 5.57 आंसर आया, 5.57 मल्टीप्लाई बाय, मैं दोबारा 5.57 कर देता हूं तो आंसर आ गया 31.03। फिर मैं दोबारा इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 5.57 से, ये वाला, तो ये क्यूब का आंसर हो जाएगा और वो आंसर आ जाएगा आपका 172.81। और जब मैं इस 172.81 को मल्टीप्लाई कर दूंगा वापस 5.57 से, तो वो पावर 4 का आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5.57। तो देखिए आंसर है आपका 962.54। इस तरह आप इजीली जो है वो रो वाइज सारी कैलकुलेशंस कर। अदरवाइज क्या होता है, जब रो वाइज सारी कैलकुलेशंस कंप्लीट हो जाती हैं तो आपके लिए काफी आसान होता है कि आप इजी इसको कंट्रोल कर सके अपने डेसिमल्स को। वरना आप 1 बाय 1 दोबारा वैल्यूज उठाते हैं, स्क्वायर करते हैं, फिर लिखते हैं, फिर आगे दोबारा वैल्यू उठाते हैं, फिर उसका क्यूब करते हैं, फिर लिखते हैं, तो एक काफी लेंथी प्रोसीजर हो जाता है। कैलकुलेटर को आपको रखना पड़ता है, उठाना पड़ता है। सो इसलिए यहां इस तरह आप इसको देख सकते हैं। लेकिन यहां मैं फिर एक बात कहूंगा, आप अगर कंफर्टेबल हैं कॉलम वाइज कैलकुलेशंस करने में, नो इश्यू, आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं, आपको किसी किस्म की कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं है अगर, तो आप ओके गो ऑन। अच्छा जी, अब 32 है जी, 32 माइनस 39.43, तो इसका आंसर आ गया -7.43। अब -7.3 को आपने मल्टीप्लाई करना है -7.43 से, यानी उसका स्क्वायर लेना है। तो आपके पास चूंकि माइनस का स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 55.21।
फिर आप इसको इस नंबर को वापस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर फिर नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव जब नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर जो है वो क्या होता है, आपका नेगेटिव होता है। सो मल्टीप्लाई बाय 7.43, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -410.17। अब जब आप फिर इस नंबर को उठाकर वापस -7.43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंड में जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई बाय 7.43, आंसर आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव 3047.58। ठीक है जी। अब इसी तरह आप रो वाइज या कॉलम वाइज कैलकुलेशंस को कंप्लीट करते रहेंगे। देखिए 37 माइनस 39.43 आपके पास आ गया जी -2.43। इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2.43 से तो प्लस हो जाएगा 5.90, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2.43 से माइनस, यानी इसका जो आंसर आ रहा है -2.43 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव आंसर होगा -14.35। वापस फिर मल्टीप्लाई करेंगे -2.43 से, तो 2.43 से मल्टीप्लाई करने के बाद पॉजिटिव आपके पास क्या आ गया 34.87। ठीक होगी बात जी। इसी तरह आप कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं थोड़ी सी कैलकुलेशंस जो है वो फास्ट करूंगा ताकि क्वेश्चन को कंप्लीट कर सके हम। यानी 46 से अब नेक्स्ट है जी 46 माइनस 39.43, आंसर है जी 6.57। इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 43.16। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 283.59, देन 6.57 तो 1863.21। आगे चलिए 39 माइनस 39.43, तो देखिए -0.43 है जी, इसका स्क्वायर कर लेंगे 0.19, फिर इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे -0.43 से तो -0.080, फिर मल्टीप्लाई करेंगे -0.43 से तो 0.03, देन 36 माइनस 39.43 तो आपका आंसर आ जाएगा जी -3.43। इसको स्क्वायर करेंगे 11.76, फिर मल्टीप्लाई करेंगे -3.43 से तो 40.35, अगेन -3.43 138.41, देन आगे चलेंगे जी, कंप्लीट हो गया यहां से 41 माइनस 39.43 1.57 मल्टीप्लाई बाय 1.57 is 2.46, फिर मल्टीप्लाई बाय 1.57 is 3.87, मल्टीप्लाई बाय 1.57 6.08। इस तरह हमने कैलकुलेशंस जो है अपने कॉलम वाइज कैलकुलेशंस कंप्लीट कर ली। अब कॉलम वाइज हमें सम चाहिए, ये सेकंड, थर्ड, 4 और 5 कॉलम्स का। आप भी कॉलम वाइज देखते जाएं, अपने आंसर्स को चेक करें। मैं यहां से देखता हूं और इसको वेरीफाई करते हैं। 5.57 माइनस 7.43 माइनस 2.43 प्लस 6.57 माइनस 0.43 माइनस
3.43 माइनस 1.57 जो एंड में है तो आपके पास जो आंसर आ रहा है जी वो है 0.01। ठीक हो गया। अब फर्दर आगे चलिए, ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं। 31.03 प्लस 55.21 प्लस 5.90 प्लस 43.16 प्लस 0.19 प्लस 11.76 प्लस 2.46। तो देखिए आंसर है जी 149.71। ये दूसरे कॉलम का सम आ गया आपके पास। नाउ द थर्ड वन, इसमें भी कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव वैल्यूज हैं। 172.81 माइनस 410.17 माइनस 14.35 प्लस 283.59 माइनस है क्योंकि ये देखिए वैल्यू जो एग्जिस्ट कर रही है, माइनस 0.080 प्लस 0.35 प्लस 3.87। इस तरह 76.02 इसका नेक्स्ट आंसर आ गया। आगे चलिए जी 962.54, दिस इज 962.54 प्लस 3047.58 प्लस 34.87 प्लस 1863.21 प्लस 0.03 प्लस 138.41 प्लस 6.08। तो देखिए फाइनल आंसर 6052.72। इस तरह आपने सम्स निकाल लिए, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर और सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार क्यूब और सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार 4 की उसकी जो पावर 4 ले ली और सम ये आ गया। आप जरा गौर कीजिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अब नेक्स्ट बोर्ड पे डिस्कस करूंगा। अब मैं इसके फॉर्मूलास लिखता हूं और इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। यहां आपका 90% क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं और देखते हैं फर्दर जो है वो कैलकुलेशंस कहां तक मूव करती है नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी मैं यहां फॉर्मूलास लिखने लगा हूं। फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन m1 दैट इज सिग्मा x माइनस एक्स बार ओवर n। आप गौर कीजिए, जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे तो हमने क्या किया था, हमने कहा था m1 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। रीजन, सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज टेकन एज 0। अगर आप इसका आंसर देखें तो इट इज 0.01। इसका मतलब है इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। रीजन उसकी क्या है, याद रखिए यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि आफ्टर डेसिमल्स, ये जो आपके पास आंसर्स आ रहे हैं मैंने आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स लिए हैं। अगर आप आफ्टर डेसिमल्स डिजिट्स की तादाद बढ़ा दें तो फिर क्या होगा, आपके पास आंसर जो है वो बढ़ता चला जाएगा और ज्यादा एक्यूरेट होता जाएगा। यानी अगर मैं 4 डिजिट्स ले लूंगा तो यहां पर 0.0001 आ जाएगा। अगर मैं 6 डिजिट्स ले लूंगा तो जीरोस की तादाद आफ्टर डेसिमल बढ़ती चली जाएगी, यानी वो ऑड जीरो के क्लोज होता चला जाएगा। यानी अब आपने एक काम करना है, सब लोग जो है वो कंप्यूटराइज्ड जो है लर्निंग कर रहे हैं, तो एक्सेल आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अपने अगर मैट्रिक में कंप्यूटर्स किसी ने रखा हुआ है तो एक्सेल की शीट होती है। चलें एक्सेल की शीट ना भी हो, आप अपने कैलकुलेटर पर यहां इस कैलकुलेशन को आफ्टर डेसिमल 6 डिजिट्स तक करके देखें तो आपको एंड में जो आंसर आएगा आफ्टर डेसिमल 5 डिजिट्स तक 0 नजर आएगा और वो अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट 0 के इक्वल कंसिडर हो जाएगा। सो इसलिए यहां पर जो आपको फील हो रहा है कि ये शायद एग्जैक्ट 0 नहीं है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, इसको कंसिडर किया जा सकता है जब इसको आप राउंड ऑफ करते हो। जाओ नेक्स्ट वन इज
m2, दिस इज सिग्मा x माइनस x बार स्क्वायर ओवर n। तो देखिए इसका आंसर क्या है जी, 149.71 डिवाइडेड बाय n कितना है जी, जरा गौर से देखिए, n 1 2 3 4 5 6 7 है। अच्छा यहां पे देखिए जब आप इसको 7 पे डिवाइड करते हैं तो फिर आंसर और ज्यादा क्लोज हो जाएगा। जरा देखिए 0.01 डिवाइडेड बाय 7, तो आंसर आपका आ गया है 0.0014, यानी देखिए ये अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल जा रहा है। ठीक है जी। अब 149.71 डिवाइडेड बाय 7, तो आंसर है जी 21.39 और m3 इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस x बार क्यूब ओवर n। तो यहां पे क्यूब का देखिए सम क्या आ रहा है, 76.02 डिवाइडेड बाय 7, 76.02 डिवाइडेड बाय 7, इट इज 10.86। फाइनली m4 मोमेंट अबाउट मीन, फोर्थ मोमेंट, सिग्मा x माइनस x बार की पावर 4 ओवर n, यानी 6052.72 डिवाइडेड बाय 7। आंसर क्या है जी आपका, 6052.72 डिवाइडेड बाय 7, 864.67। क्लियर होगी बात जी। इस क्वेश्चन में अगर आप गौर करें तो आपने स्टार्ट कहां से किया था, फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन। तो अब यहां पे एक चीज जो गाइड करने वाली है वो ये है, और आपने समझनी भी है, इट इज अप टू यू, चॉइस आपके पास है कि आप पहले ये फॉर्मूलाज इस जगह पे लिख लें, यानी सॉल्यूशन से नीचे लिखें, ठीक है, और ये जो टेबल है वो आप यहां बाद में बना लें, और यहां से इसका सम नजर आ रहा है, यहां से उठाकर वापस आप इस जगह पर फॉर्मूलाज के आगे पुट अप कर दें, जैसे मैंने यहां पे किया आपको। अदरवाइज जैसे इस क्वेश्चन में मैंने किया, पहले आपने सारे टेबल्स बना लिए, उसमें क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए सम्स के हवाले से, और फिर आगे आपने इनके आंसर्स निकाल दी, यानी सम्स के आंसर्स पुट अप किए, और M1, M2, M3 और M4 का आंसर आपने फाइनलाइज कर दिया। अच्छा जी, ये क्लियर होगी बात आपको कि M1, M2, M3, M4 आपने ये सारे आंसर जो है वो कैलकुलेट कर लिए, वही आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट थी जो इस क्वेश्चन के हवाले से कंप्लीट होगी। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर जो है वो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस के नाम से इन लेक्चर्स को स्टार्ट किया। अब आगे हमारे जितने भी लेक्चर्स आएंगे उसमें हम इस प्रैक्टिस को जारी रखेंगे और देखेंगे कि मजीद इसमें क्या कैलकुलेशंस हो सकती हैं। इस क्वेश्चन को आप वापस जब आप रिपीट करें तो इसकी कैलकुलेशंस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।